गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लिए लेकर आया हूँ 30th मई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो देखते हैं आज के आर्टिकल्स हमारे लिए क्या क्या हैं। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विच इज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है GS 3 से, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक GS 3। देखते हैं टॉपिक क्या आ रहा है। टॉपिक है हमारा जो डीप ओशियंस है ना, वहां पे क्या हो रहा है कि जो डीप ओशियंस करेंट्स हैं, जो धाराएं हैं उनको देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका रीजन में जो डीप ओशियन करेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही हैं। अब ये तो आपका न्यूज़ हो गया, स्लो मूव कर रही हैं। अब एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा कि कहाँ पे करंट कौन सी स्लो मूव कर रही है। एग्ज़ाम में आएगा कि डीप ओशियन करंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसको डीप ओशियन करंट का फंडा पता होगा तो वो अटलांटिक मेरिडियनल ओशियन सर्कुलेशन भी बता पाएगा, AMOC क्या होता है और OC क्या होता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो ये न्यूज़ में नहीं दिया हुआ है, बट चूंकि ये टॉपिक न्यूज़ में है इससे ये ड्राइव होता है टॉपिक दोनों। देखते हैं क्या है। द डीप ओशन करेंट्स आर स्लोइंग डाउन अर्लियर देन प्रेडिक्टेड। द मेजर फाइंडिंग्स आर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये क्या चीज़ देखते हैं इसको। ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो गया है बाई ऑलमोस्ट 30% एंड डीप ओशियन ऑक्सीजन लेवल्स आर डिक्लाइनिंग। क्या होता है ना, देखिए जैसे कि ये वर्ल्ड मैप है, ओके, और ये जो आप लोग रेड रीजन देख रहे हैं, जो रेड बेल्ट है आपकी वार्म करंट। ठीक है, जो आपकी ऊपर में फ्लो करती है। ऊपर में क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इस पे आके हिट करती है ऑन दी सरफेस वाटर। ठीक है, इस वजह से जो सरफेस वाटर है वो हीट अप जल्दी होता है एज कंपेयर टू दी लोअर वाटर। इसमें होता क्या है कि ड्यू टू ट्रेड विंड्स एंड ड्यू टू वेरियस विंड्स होता क्या है यहाँ पे कि बहुत सारी जो वार्म करंट्स हैं वो आपस में आके मिक्स होती रहती हैं। ठीक है, जो करंट यहाँ पे है वो ड्यू टू विंड सर्कुलेशन वो करंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे ये वेव के फॉर्मेशन में आगे बढ़ता रहता है। इसका यूज क्या होता है? इसका पहला यूज है कि ये न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये जो क्लाइमेट है उसको भी ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको भी कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये क्या है? जब वेव्स बहुत सारी क्या दो ही होती हैं। ठीक है, वार्म वाटर वेव्स और कोल्ड वाटर वेव्स। जब ये दोनों वेव्स जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, वहां पे हम बोलते हैं उसको ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है, और ये देखा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन लेवल है डीप इन द ओशियन वो भी रिड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ ये जो चेंजेस हैं इनको देखा जा रहा है कि ये 2050 तक ये और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगा। नाउ व्हाट आर ओवरटर्निंग सर्कुलेशन? डायग्राम के बेसिस पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी। थ्योरी क्या है? इट रेफर्स टू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ओशियन करेंट्स दैट रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट, कार्बन एंड न्यूट्रिएंट। मतलब कि ग्लोबल वाइज ग्लोबल ओशियन में जगह जगह जो भी हीट है, न्यूट्रिएंट है और कार्बन है, ठीक है, उन सबको ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इट मेंटेन्स द अर्थ्स क्लाइमेट एंड इट मेंटेन्स द ऑक्सीजन लेवल इन द ओशियन। ओके, दिस इज अबाउट द ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। और ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है हमने देख लिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में बात करूं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिका।
मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिक आइस। नाउ एंटार्क्टिक मेल्ट कैसे होती है आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए। सो देर इज समथिंग कॉल्ड विच इज एटलांटिफिकेशन और ब्लू ओशियन इवेंट। सो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा एक बार, देखिए जैसे कि ये माउंटेन्स हो गए, ठीक है, और ये सन हो गया, हम जैसे बचपन में ड्राइंग करते थे ना, पहाड़, सूरज, ये सब, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पे आइस कैप्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि बड़े बड़े आइस कैप्स हैं ये, ठीक है, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, ओके, ऐसे ऐसे। सो देखा ये जा रहा है कि जो बड़े बड़े आइस कैप्स हैं और जो स्नो है यहाँ पे, ठीक है, सो होता क्या है कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग हो क्या रहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सो इसमें से क्या होता है कि इनमें से ब्लैक फ्यूम्स निकलता है जिसको हम लोग सूट बोलते हैं। सूट किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का बना होता है। अब होता क्या है कि जो ये सूट्स हैं ये जाके इस पे जो आइस हैं इन पे जाके ये स्टिक हो जाते हैं, जैसे कि ये आपका स्नो हो गया, ये आइस कैप्स हो गए, ओके, सो इन पे जाके ये एक तरह से स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने के बाद क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो ब्लैक है, ब्लैक कलर जो है या ब्लैक सब्सटेंस जो है, इट एब्जॉर्ब्स हीट, हम जानते हैं ना। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सन की रेज हैं ये जब इस पे फॉल करेंगी, सो इट विल एब्जॉर्ब हीट। इस एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा कि दिस आइस कैप्स एंड द स्नो विल स्टार्ट टू मेल्ट, और जैसे ये मेल्ट होगा सो हम इस इवेंट को बोलते हैं ब्लू ओशियन इवेंट, ठीक है, हम इसको बोलते हैं ब्लू ओशियन इवेंट, या इसको एक और नाम से बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन, ठीक है। सो ये बेसिक फंडा है कैसे आइस कैप्स मेल्ट होती हैं। सो वही चीज यहां लिखी हुई है कि जो ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, जो पूरे ओशियन का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है हीट का, न्यूट्रिएंट का, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। क्यों? रीजन बीइंग ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिक आइस। और ये कैसे मेल्ट होता है हमने जस्ट अभी भी देख लिया। विच फ्रेशन्स सरफेस वाटर एंड रिड्यूसेस देयर डेंसिटी, हिंडरिंग द सिंकिंग प्रोसेस एंड डिस्टर्बिंग द सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। नाउ इसी से एक सेम टॉपिक है विच इज योर अटलांटिक मेरीडायनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC। ये क्या होता है? सो दिस इज अ मेजर ओशियन करंट सिस्टम। ये पूरा जो भी हमारे प्लैनेट अर्थ में जितनी भी ओशियंस हैं उनमें जो भी सर्कुलेशन सिस्टम होता है, सो वो सब का सब आपका AMOC में आता है, ओके। दैट ट्रांसपोर्ट्स वार्म सरफेस वाटर्स, जो सरफेस पे वार्म वाटर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक्स आर द रीजन विच इज प्रेजेंट बिटवीन योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इसके बीच में जो भी आपका रीजन लाई करता है उनको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक्स, ठीक है। सो जो वार्म वाटर सरफेस है ट्रॉपिक्स का, वो वहां से उठ के आता है टुवर्ड द नॉर्दर्न अटलांटिक एंड कोल्डर डीप वाटर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्दर्न अटलांटिक एंड towards the deep cold water that are the part of the thermohaline circulation, ठीक है, southward. One of the main ways the ocean circulates heat, salt, carbon and nutrients throughout the world's ocean. So due to this feature which is Atlantic meridional overturning circulation, इससे क्या होता है कि जगह जगह ग्लोब में जितने भी ओशियंस हैं उनमें एक तरह से न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर होना, हीट का ट्रांसफर होना, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट से पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोग अपने पेपर वाइज नोट्स बना रहे होंगे, ना कि डेट वाइज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तेलंगाना से आ रहा है, तेलंगाना's woolen गोंगदी शॉल्स। सो
जो गोंगदी शॉल्स है वो न्यूज में है, ये आप लिंक कर सकते हैं जीएस पेपर 1 से, ये आपका रिलेटेड है जीएस पेपर 1 से। सो देखते हैं इस शॉल के बारे में, ये न्यूज में क्यों है। सो जो गोंगदी शॉल्स है ये एक तरह से वुलन ब्लैंकेट है जो कि इंडिजिनस है, कहाँ का, ये इंडिया का है, ठीक है, इंडिजिनस ऑफ कुरुमा एंड कुरुबा पैस्टोरलिस्ट्स। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कुरुमा एंड कुरुबू एंड कुरुमा एंड कुरुबा, ये जो दो हैं ये कहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दीज आर योर तेलंगाना's इंडिजिनस ट्राइब, दीज आर योर तेलंगाना's इंडिजिनस ट्राइब्स, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोर्स वूल को लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ही सख्त होता है वूल, उसको लेते हैं ऑफ द दिकानी शीप। ऐसी वैसी शीप नहीं है, इसका एक नेम है पर्टिकुलर। सो दिस इज अ स्पेसिफिक शीप, इसका यूज करके इसका जो वुल है इसको लेकर उनको बनाया जाता है क्या, गोंगदी शॉल्स। और इसका जो लोकल नेम है उसको कहते हैं नल्ला गोरे, ठीक है, इस नाम से इसको बोला जाता है। नाउ अगर बात करूं गोंगदी शॉल्स की, सो ये फेमस है इसके ड्यूरेबिलिटी के लिए, मतलब कि इट इज ड्यूरेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम एंड वर्सटाइल ऑल्सो, नोन फॉर देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड ऑल द वेदर कंडीशंस। और यही नहीं, समय के साथ साथ होता है ना कि जो क्लोथ होते हैं उनके जो रंग होते हैं वो फेड हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इनमें क्या होगा कि समय के साथ साथ ये और ज्यादा रंग में गहरे होते आएंगे, ठीक है, डू नॉट फेड अवे बट ग्रो डार्कर इन द कलर ओवर टाइम, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक है जो कि मालूम होना चाहिए अबाउट दी गोंगदी शॉल्स। ये आप लोग जीएस पर में लिख सकते हैं, ये आप लोग एज अ GS2 में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दिस कैन कम अंडर द इंडियन पॉलिटी एज वेल, ठीक है। सो ये कंटेंट है आपका अबाउट गोंगदी शॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। मैंने इस टॉपिक के बारे में आई थिंक 5 से 6 बार तो डिस्कस किया होगा अपने लास्ट स्लाइड्स में। तो देखते हैं IPEF के बारे में, IPEF होता क्या है। सो ये आपका GS2 से आ जाएगा, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। देखते हैं क्या न्यूज़ है। सो जो IPEF है ना, दिस इज बेसिकली US लेड फ्रेमवर्क, ठीक है, विच इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर 14 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसमें 14 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, पहली चीज। और ये लोग इंगेज करते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स द क्रूशियल इकोनॉमिक बॉन्ड्स, मतलब कि बेसिकली ये इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, ओके। अगर बात करूं इन 14 फाउंडिंग मेंबर्स की, सो इन द इंडो पैसिफिक रीजन विद एन ओपन इन्विटेशन फॉर अदर कंट्रीज टू ज्वाइन, ये सारे इसमें नेशंस आपके आते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है। मैं अगर बात करूं इसके रिप्रेजेंटेशन की, सो कुल मिला के 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन यहां से आपकी डिराइव होती है। सो जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्रेमवर्क हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। नाउ अगर बात करूं ग्लोबल GDP की, सो ग्लोबल GDP इसके पास 28% ऑफ द ग्लोबल GDP आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं इसके बहुत सारे पिलर्स होते हैं कि किस किस पिलर पे इसको काम करने की ज़रूरत है। सो आइए देखते हैं वो पिलर्स क्या क्या हैं जिस पे आपका IPEF स्टैंड करता है, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये सारी कंट्रीज हैं, आपको इनका नेम याद होना चाहिए। एग्जाम में 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा
एंड दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू. सो मेक श्योर कि हमें ये याद होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं इसके मेन पिलर्स की तरफ. सो इसके मेन पिलर्स 4 तरीके के होते हैं. फर्स्ट जो ये फोकस करता है आपका IPEF. सो IPEF फोकसेस अपॉन दीज पिलर्स. सो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट इज योर एनहांसिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स. मतलब कि जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड होती हैं उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे जो सामने वाले कंट्री है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और अपने इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, वहां पे ये चीज बात की गई है. नाउ मार्केट एक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मार्केट एक्सेस? ये बेसिकली होता है कि जैसे कि लेट्स सपोज कोई एक कंट्री ए है और वो एक कंट्री ए चाहती है कि वो दूसरे किसी कंट्री बी में अपना जो सामान है वो बेच सके. ठीक है, लेट्स सपोज कि वो जो मार्केट एक्सेस है उसको मिल जाता है. सो इससे जो दूसरी कंट्री है विच इज योर कंट्री बी, ठीक है, जहां पे वो प्रोडक्ट आ रहा है और इस कंट्री ने क्या किया है कि मार्केट एक्सेस दे दिया है कंट्री ए को. सो हो क्या रहा है कि जो भी कंट्री बी अपने इंडिजीनियसली जो भी ये प्रोड्यूस करेगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन. क्योंकि हम अगर देखें जो कंट्री ए है वो अगर चाहे तो वो चीप मेड गुड्स भी किसी भी कंट्री में फ्लरिश कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल चाइना का माल हम बोलते हैं कि बहुत दिन नहीं चलता, जो कि सही बात है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि चाइना बेसिकली फोकसेस अपॉन थिंग्स विच डू नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, नाउ वो ट्राई करता है कि वो मार्केट कैप्चर करे कम पैसे में. ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो प्राइस कम रहेगा सो वहां पे डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी. हम ये बात जानते हैं. नाउ चाइना इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसको चीप प्रोडक्ट्स को बनाने होंगे, चीप गुड्स. ठीक है, वो बेशक से वो 2 महीना चले, 1 महीना चले, लेकिन वो जो सामान है वो बनना चाहिए. और बहुत सारी कंट्रीज ये सोचती हैं कि अगर कोई सामान अगर कम प्राइस में मिल रहा है सो उसको एक्वायर करना चाहिए. वो लोग ये नहीं सोचते कि उनकी ही कंट्री में कितने अच्छे अच्छे आर्टिसंस हैं, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितनी अच्छी वहाँ की सॉफ्ट पावर है. ठीक है, जो कि उसको यूज करके हम अपने जो भी हमारे जो कंट्री के जैसे कि आर्टिसंस हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, हम उनको आगे बढ़ा के हम लोग इस चीज को रोक सकते हैं. सो चीप मार्केट गुड से क्या होता है कि किसी भी कंट्री का जो एक सिस्टम होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, सो इस रीज़न की वजह से चीप मार्केट एक्सेस को बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं. एंड दैट इज द रीज़न वाई जो इंडिया ने अभी तक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP को अभी तक ज्वाइन नहीं किया. क्यों? इसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया ये चीज़ जानता है कि अगर इंडिया ने ये चीज़ साइन करी सो चीप प्रोडक्ट्स विल फ्लरिश इनटू द इंडियन मार्केट. और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो हमारा जो एक थीम चल रहा है बी द वोकल्स फॉर लोकल्स, वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, और हम जानते हैं कि हमें अपने जो इंडियन बायर्स हैं, सॉरी हमारे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें उनको आगे लेके आना है ना. हमारे जो लोकल गुड्स हैं हमें उनको लेके आके आना है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट हमने देखा जो गुंगदी शॉल्स है, ठीक है, गुंगदी शॉल्स एक तरह से इट्स अ साइन ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया. इंडिया उसको चाहे तो उसको बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है. और वही अगर कोई और कंट्री आके बोले कि ठीक है मैं आपको इससे कम प्राइस में शॉल दूंगा, शॉल तो होगा, लेकिन वो चीज़ जो बेसिक चीज़ है ना विच इज़ कॉल्ड ऑथेंटिसिटी, सो वो चीज़ वहाँ पे लैक कर सकती है. ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि हर एक कंट्री को पहले अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए. नाउ ठीक है, सो दिस इज क्लियर.
नेक्स्ट बढ़ते हैं पिलर नंबर 2। सो पिलर 2 क्या कहता है? मेकिंग सप्लाई चेन्स एंड मेक इट मोर रेजिलियंट, रॉबस्ट एंड वेल इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द क्राइसिस। ठीक है, नाउ मान लेते हैं कि कोई भी जैसे कि सप्लाई चेन है, ठीक है, सप्लाई चेन में कहीं भी अगर कोई रुकावट आ जाती है, सो उस चीज़ को कैसे उस पर काम किया जाए ताकि वो रुकावट को हटाया जाए, उस पर ये चीज़ भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अभी न्यूज़ देखी होगी अबाउट सुएज कैनाल। ठीक है, सो सुएज कैनाल में क्या होता है गाइज कि बहुत ही पतली सी ये जगह है जहाँ पे कि बड़े बड़े शिप कंटेनर्स वहाँ से ट्रैवल करते हैं। सो मान लेते हैं कि किसी कारणवश अगर सुएज कैनाल में अगर कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ जाए, ठीक है, या मान लेते हैं कि जो भी सुएज कैनाल को जो भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, अगर उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है, सो यहाँ पे IPEF क्या करता है? IPEF बेसिकली जो सुएज कैनाल है उसके जो भी यहाँ पे रखवाले हैं, रखवाले इन द सेंस मतलब जो भी इसको यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहा है, ठीक है, उन पे ये बातचीत करेगा और बातचीत करने के बाद जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आएगा उस पे काम होगा। ठीक है, सो जो भी आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, जो भी सप्लाई चेन हो गया, ठीक है, जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो गया, सो इन सब चीज़ों पे आपका पिलर 2 रिलाई करता है। ठीक है, सो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन इन पिलर 2। अगर बात करूं पिलर 3 की, सो पिलर 3 में क्या होता है? इट एडवांसेस द कॉपरेशन ऑन रिसर्च, मतलब कि रिसर्च पे ये ध्यान देगा, जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, उन सब चीज़ों पे ये रिलाई करेगा, जैसे कि किसी भी सामान का कमर्शलाइजेशन हो गया, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी पे भी ये आपका IPEF फोकस कर रहा है। सो क्वेश्चन में अगर आए कि डज IPEF focuses upon renewable energy, so yes, it does focuses upon the renewable energy. Now हाइड्रोजन इनिशिएटिव, मतलब कि हाइड्रोजन गैस और उससे लिंक जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो भी यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज भी इस यहाँ पे आ जाती हैं। सो बेसिकली मैं अगर बोलूँ रफ अगर आइडिया दूँ, सो रफ आइडिया ये है कि जो पिलर 3 है बेसिकली आपका क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पिलर 4 की बात की जाए, सो इट स्ट्रेंथन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव एंटी करप्शन एंड टैक्स मेजर्स टू बूस्ट कॉमर्स एंड ट्रेड। क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, किसी और कंट्री में अपना जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं, जो टैक्स है उससे खिलवाड़ करती हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, एंड द कंट्रीज शुड अबाइड बाय द WTO रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो होता क्या है कि इस चीज़ को देखने के लिए कि दो कंट्रीज या दो ज़्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड एक तरह से अच्छे मैनर में हो सके, उस चीज़ को ये चीज़ देखती है कि ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। अगर इंडिया की बात करूं, सो हम लोगों ने पिलर 2 एंड पिलर 4 को ज्वाइन किया है। पिलर 2 एंड पिलर 4 वी हैव ज्वाइंड एंड वी हैव नॉट डिसाइडेड येट टू वेदर ज्वाइन द पिलर 1 एंड पिलर 3। ठीक है, सो पिलर 1 क्यों? क्योंकि यहां पे आपका ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है एंड मार्केट एक्सेस की बात हो रही है। सो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है और मार्केट एक्सेस से क्या क्या वहां पे डीमेरिट्स हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई अभी तक इंडिया ने मार्केट एक्सेस को ग्रांट नहीं करा है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है कार्बन कैप्चर कोलेशन।
सो ये जो कोरिलेशन है ये आपका GS3 से आता है, विच इज़ योर साइंस एंड टेक। सो अगर बात करूं कार्बन कैप्चर कोरिलेशन की, सो ये क्या है? सो दिस इज बेसिकली अ ग्रुप जहां पे कि मोर देन 100 कंपनीज या फिर 100 कह सकते हैं यूनियंस आके मिलते हैं। ये आपके NGO भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये लोग एकजुट होकर किसके लिए काम करते हैं? टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए काम करना, एनवायरमेंट के लिए ढेर सारी पॉलिसीज को बनाना ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे हम लोग लड़ सकें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव ग्रुप विच कंसिस्ट्स of more than 100 companies, unions and NGOs which works toward environmental policy and its benefit। इसका गोल क्या है? गोल बेसिकली इसका एक ही है, to have check over carbon management, मतलब कि कार्बन के ऊपर एक तरह से अपना वहाँ पे स्टडी करना कि कहाँ कहाँ ज़्यादा कार्बन को प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। कार्बन कैप्चर हो गया, उसका रिमूवल हो गया, कार्बन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, रीयूज़ करना, स्टोरेज करना। सो इन सब चीज़ों पे ये कार्बन कैप्चर कोलिशन ग्रुप जो है वो काम करता है। नाउ मैं अगर बात करूँ इसके उसकी क्या बोलते हैं आपके वेरियस इंडस्ट्रीज की, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आके एक तरह से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करती हैं, मतलब कि जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशन आके अगर एक कॉमन गोल की तरफ काम करे, सो उनको सबसे पहले MOU साइन करना होगा, ठीक है। सो कार्बन कैप्चर कोलिशन इज बेसिकली linked with your carbon management system, ठीक है। So this is a topic about carbon capture coalition। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक which is related to your GS2। So इसको हम लोग देखते हैं कि टॉपिक ये क्या है। This is your Chief Vigilance Commission, CVC is your Chief Vigilance Commission। अब ये न्यूज़ में है, देखते हैं इससे जो टॉपिक है वो क्या निकल के आता है मान लिए। सो कंटेंट है पहला कि इन द ईयर 1964 द गवर्नमेंट क्रिएटेड चीफ विजिलेंस कमीशन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी विच इज नोन एज के संथनम कमेटी, ठीक है, इन द ईयर 1964। और इसमें क्या होगा कि दिस चीफ विजिलेंस कमीशन विल बी द एपेक्स, मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होगी, एंड दिस वुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब कि इसके ऊपर कोई और मिनिस्ट्रियल लेवल पे बॉडी नहीं होगी, मतलब कि दिस विल एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इटसेल्फ ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, as it is responsible for monitoring and advising the authorities, मतलब कि it can advise the other authorities and it can monitor क्या करता है ये? करप्शन को। सो करप्शन को ये बेसिकली मॉनिटर करता है, ठीक है। और इसके जो भी एडवाइजेज होते हैं these are not binding, ठीक है, this gives only the advices within the government to plan, execute and reform the vigilance work। Now अगर बात करूं इसके और चीज़ों की, ये जो चीफ विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, ये बिल पास हुआ था आपका पार्लियामेंट में बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट गिव द एसेंट इन 2003 और ये बिल पास हुआ था, ठीक है। और उस दिन से बाद से it got the authority to receive and return the complaints for disclosure of any allegation of
करप्शन, मतलब कि किसी भी करप्शन के चार्जेस को ये या तो वहां से विड्रॉ कर सकता है या वहां से ये इशू को क्रिएट कर सकता है, वहां से वो उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करूं चीफ विजिलेंस कमीशन की, चीफ विजिलेंस कमीशन जो है दिस इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। कैसे? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, पहला, दूसरा इट शुड हैव 2 कमिश्नर्स, ठीक है, एंड द ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम, मतलब इन दोनों को द ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट्स बाय वारंट इन हिज हैंड एंड फील्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ 3-member कमिटी। नाउ ये जो 3-member कमिटी होती है, इनमें कौन कौन होता है? इनमें होते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स एंड द ऑपोजिशन लीडर इन द लोकसभा। ये 3 लोग होते हैं इस कमिटी में, जिसकी रिकमेंडेशन को जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो देखते हैं, एंड देन ही अपॉइंट्स द चेयरपर्सन और द 2 अदर कमिश्नर्स। नाउ अगर बात करूं ऑफिस होल्ड करने की, दे होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। या तो वो लोग 4 साल तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, या तो जब तक वो 65 years के ना हो जाए तब तक। इन दोनों में से जो भी पहला आ जाए वो केस अप्लाई होगा। नाउ एक बार अगर किसी ने ऑफिस छोड़ दिया, वो दोबारा से एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि दे आर और दे कैन नॉट बी री एम्प्लॉयड इन ईदर स्टेट गवर्नमेंट और इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अगर बात करूं सीवीसी की, हम जानते हैं कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी and this is not controlled by any ministry and it is an independent body that can only answer to the parliament, मतलब कि CVC is only and only answerable to the parliament of India। ठीक है, अगर इसकी अपॉइंटमेंट्स की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर हैं इनके चेयरपर्सन, ठीक है, और जो होम अफेयर्स के हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वो, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, और पीपल हु आर क्वालिफाइड फॉर द सीवीसी पोस्ट आर टू बी चूजन अमंग दोज हु हैव, या तो ये 3 लोग हों और इन तीनों लोगों के साथ प्लस क्या होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो कि सर्व करे इन द ऑल इंडिया सर्विसेज विद द नॉलेज और एक्सपीरियंस इन द विजिलेंस पॉलिसी, ठीक है, और या तो कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा इंसान विद एक्सपीरियंस इन फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। ये 3 की जो कमिटी है, इस कमिटी में और ऐसे इंडिविजुअल्स भी ऐड होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में महारथी होती है जिनकी, जैसे कि फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। अगर किसी भी इंडिविजुअल की इन सारी फील्ड्स में अगर उनकी महारथी है, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो इनके दिए गए जो भी रिकमेंडेशन है उनको कंसिडर करते हैं, एंड देन द सीवीसी इज अपॉइंटेड। ठीक है, फिर उसको जाकर जो चेयरपर्सन या फिर जो भी जो 2 कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ATOS हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन सिस्टम, ATOS हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन सिस्टम। सो ये ATOS क्या है? ATOS इज बेसिकली योर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दिस इज योर सुपर कंप्यूटर। सो ये जो बना है ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में
इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, देखते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन सिस्टम क्या होता है। सो HPC सिस्टम परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट अ फास्टर स्पीड, मतलब कि जो HPC के जितने भी सिस्टम होंगे वो बहुत ज़्यादा तेज काम करेंगे। इनका जो स्पीड होता है ना वो पेटाफ्लॉप्स में काउंट होता है, पेटाफ्लॉप्स में। और हम जानते हैं कि 1 पेटाफ्लॉप जो 1 PF होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। ठीक है, नाउ अगर बात करूं एटॉस की, सो एटॉस जब एक बार इंडिया में इंस्टॉल हो जाएगा, सो दिस विल हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, मतलब कि छोटे लेवल पे कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स को मॉडल किया जाए, ड्रग डिस्कवरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मतलब कि यहाँ पे बैंकिंग में भी यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रग का मतलब हो गया आपके मेडिसिन वाले ड्रग जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, फॉर योर मेडिसिनल पर्पस। एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्टॉक ट्रेडिंग, इसमें भी ये चीज हेल्पफुल होगी। सो मैं अगर बात करूं इससे पहले की, अगर ये इंस्टॉल होता है जो कि होगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन के पहले की बात करूं, सो इंडिया के पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। फॉर एग्जांपल परम सिद्धि जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये है जो कि लोकेटेड है हमारे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे में। और ये अभी तक का इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है, अगर बात करूं इस सुपर कंप्यूटर की, सो इट कंप्यूट्स द वेदर फोरकास्टिंग डेटा, इट कंप्यूट्स द क्लाइमेट रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च डेटा एज वेल। इसकी स्पीड की बात करूं, सो इट हैज स्पीड ऑफ 13 पेटाफ्लॉप्स, मतलब कि इट हैज स्पीड ऑफ 13,000 ट्रिलियन फ्लॉप्स, 13,000 ट्रिलियन फ्लॉप्स की स्पीड पे ये काम करता है। हम जानते हैं कि 1 PF की वैल्यू कितनी होती है, इट इज योर 1000 फ्लॉप्स। फ्लॉप्स क्या है, फ्लॉप्स इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड कैलकुलेटिव एनहांसमेंट ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। नाउ हमारे पास और भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे कि मिहिर हो गया, फिर प्रत्युष हो गया। मिहिर की बात करूं तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में है जो कि पुणे में आपका स्थित है। और इसका यूज क्या होता है, टू हैव अ वेदर फोरकास्टिंग एंड टू चेक द क्लाइमेट रिसर्च। ठीक है, और अगर प्रत्युष की बात करूं, सो जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ स्टैब्लिश्ड है, वो आपका है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो कि आपका नोएडा में है। इसका भी यूज सेम पर्पस के लिए होता है। सो आपसे क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एटॉस से पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर इंडिया में है जो कि अभी तक का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है, एंड दैट इज योर प्रत्युष AI। और अगर मैं एटॉस की बात करूं, सो एटॉस भी एक तरह से आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से न्यूज आ रही है। ठीक है, ये आपका GS2 से लिंक हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस से। नाउ देखते हैं ADB बैंक क्या बोल रहा है। सो जो ADB बैंक है विच इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो ये कब आया था, कंसीव्ड इन द अर्ली 1960s। और उस समय से क्या बोलते थे हम लोग से बोलते थे एशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AFI। ओके, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो पास हुआ था एट फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन द एशियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1966 में ऑन 19 दिसंबर इन मनीला, फिलीपींस। ठीक है, अगर बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, सो टू क्रिएट अ
रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, और टू इराडिकेट पॉवर्टी इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इंक्लूसिवनेस, पॉवर्टी इराडिकेशन और सस्टेनेबिलिटी सो इन सब चीजों की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। अगर बात करूं मेंबर कंट्रीज की, सो यहां पे जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर दी 31 मेंबर कंट्रीज, ओके। अगर इंडिया की बात करूं सो फिर यस, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आज की बात करूं सो एट प्रेजेंट देयर आर 68 members in the Asian Development Bank, okay। Now जो 49 मेंबर्स हैं इसमें से वो आपके एशिया एंड पैसिफिक रीजन में से आते हैं, और जो बचे 19 मेंबर्स हैं इसमें से वो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में से आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपका अभी न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो पहला है टू प्रोवाइड लोन्स, लोन को प्रोवाइड करना एट अ मिनिमल इंटरेस्ट रेट, कम से कम रेट पे लोन को प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर्स, टेक्निकल एज इन टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड टू प्रोवाइड स्किल। सो फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंट्री में अगर मेट्रो को चलाना है, सो क्या होगा, मान लेते हैं कि वो दो कंट्री एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो पहला कंट्री है वो बोलता है कि हमको स्किल चाहिए, मतलब कि हमको एक तरह से नॉलेज चाहिए टेक्नोलॉजी की कि वो हम काम कैसे करें। सो यहां से उनको लोन भी मिल जाएगा और यहां से इनको स्किल भी मिल जाएगा। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इट प्रोवाइड्स स्किल एज वेल एज लोन, ठीक है, टू इट्स मेंबर कंट्रीज ओनली, टू इट्स मेंबर्स ओनली, और किसी को नहीं। इट प्रोवाइड्स ग्रांट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी ये काम कर रहा है, ठीक है। और बात करूं, इट गिव्स एडवाइजेस ऑन द सर्विसेज एज वेल, मतलब कि जो भी ये सर्विसेज देगा बैंक, उसमें एक तरह से इट विल क्रिएट एज अ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। सो एडवाइजरी है, दैट मीन्स इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी मेंबर कंट्रीज, ठीक है। ये एक तरह से बाइंडिंग नहीं है मेंबर कंट्रीज पे कि जो भी एडवाइस दी जाए बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक वो फॉलो करनी ही करनी है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नाउ it facilitates the foreign policy dialogues to maximize the development impact of its assistance, ठीक है। So these are your 5 pointers about the functions of ADB bank. Let's move ahead. At last we have the quiz, guys. Quiz में हम लोग daily one-liner questions को discuss करते हैं। These are your one-liner quiz. देखते हैं हमारा first question क्या है आज का। सो उड़ान 5.1 स्कीम, जो ये स्कीम है, वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नाउ विच सुपर कंप्यूटर वॉज रैंक्ड एट 75th पोजिशन फ्रॉम द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट? सो दिस इज द सुपर कंप्यूटर एरावत। हमने ये डिस्कस भी किया था अपने लास्ट सेशन में। नाउ ट्रांसपोर्ट आउटलुक 2023
was released by which institution? So this was released by International Transport Forum. International Transport Forum. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जॉर्जी गॉस्पोदिनोव who has won the International Booker Prize is from which country? So ये भी मैंने डिस्कस किया था अपने लास्ट स्लाइड्स में, which is Bulgaria. So this person is from Bulgaria. Option number A. Which country has banned domestic flights on short routes that can be covered by train? ऐसा क्यों हो रहा है? This is a great move towards climate action. ठीक है, अब मान लेते हैं कि कहीं 200 किलोमीटर हो गया, 300 किलोमीटर हो गया, वहां तक के लिए कोई अगर फ्लाइट से जाए, सो पहली बात तो ATF खर्च होता है. ATF क्या होता है? एयर टर्बाइन फ्यूल. ठीक है, ATF खर्च होगा, ATF बहुत महंगा भी आता है. सो इस इनिशिएटिव से क्या होगा, एक तरह से ग्रीन एनर्जी की हम लोग तरफ बढ़ेंगे और जो ATF है हम लोग उसका भी कम यूज कर पाएंगे. हम लोग क्या, ये जो स्टेप लिया है, ये लिया है फ्रांस ने. ठीक है, और इसको देख के इंडिया भी ये चीज अपने एक तरह से प्रोजेक्ट्स में लेकर आ सकता है कि शॉर्ट रूट्स के लिए हम लोग फ्लाइट की बजाय ट्रेन का यूज कर सकते हैं. सो वी कैन सेव द ATF फ्यूल. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स. सो 30 तारीख के लिए इतना ही था. हम लोग कल मिलेंगे अपने YouTube क्लासेस में. तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग एंड जय हिंद.